हेलो एवरीवन। एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग एसएससी जीडी में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कर रहे थे। इसके पहले के वीडियो में हम इसके 200 प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यह बुक रोजगार विद अंकित पब्लिकेशन की है, तो अगर आप यह बुक लेना चाहते हैं तो अपने नजदीकी बुक स्टोर से इसको ले सकते हैं। इसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झेलम नदी के किनारे यह लड़ा गया था। इसे हाइडे स्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। किसके बीच? सिकंदर और राजा पोरस के बीच यह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई? कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई कौन सी? तो ऑप्शन डी कदम्ब लिपि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कदम्ब लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई। नेक्स्ट, करनाल का युद्ध 1739 फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुगल शासक मोहम्मद शाह को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में। 1739 में फारसी बादशाह नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराकर यह युद्ध जीता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन बी सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना की है, सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटिलपुत्र की नींव रखी। पाटिलपुत्र की नींव किसने रखी? कई बार बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। उदयन ने रखी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उदयन ने पाटिलपुत्र की स्थापना की और अपनी राजधानी पाटिलपुत्र को बनाया था। और ये अजातशत्रु का पुत्र था। ठीक है, अजातशत्रु का यह पुत्र था। और ये किस वंश से संबंधित? हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, महानंदिन शिशुनाग वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का कौन सा कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने की ओर लक्षित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो ये आपका 1773 में आया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने की ओर लक्षित था। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके माध्यम से? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। 1861 के अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा? 1861 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले सुधारक और शिक्षक थे जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घोंडो केशव कर्वे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घोड़ो केशव कर्वे भारत रत्न प्राप्त करने वाले एक समाज सुधारक और शिक्षक थे जिन्होंने स्त्रियों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डी के कर्वे के नाम से जाना जाता है इन्हें। डी के कर्वे ने भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद
आदित्य प्रथम राजा बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की, जिसने तंजौर पर कब्जा किया और इसके बाद आदित्य प्रथम राजा बना। चोल पल्लवों के सामंत थे और चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजाउर। ठीक है, ये ध्यान रखिए, पूछा जाता है चोल वंश की राजधानी क्या थी? तो तंजाउर जो है चोल वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था कौन सा अधिनियम, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी जाना जाता है? देखिए 2019 शिफ्ट 1 में यह प्रश्न बना है, तो ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट। अभी हमने बताया था पिट्स इंडिया एक्ट जो है कब आया था? 1784 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 1773 के विनियमन के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, अमरोहा के युद्ध। अमरोहा के युद्ध जो कब हुआ था? 1305 में। दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगोल सेना। अमरोहा के युद्ध में दिल्ली सल्तनत की मंगोल सेना के ऊपर विजय प्राप्त हुई। ये ध्यान रखिएगा, अमरोहा का युद्ध कब हुआ था? 1305 में यह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ था। इस अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सिफारिश पर किए गए सुधारों को शामिल किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा? तो आपका 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसके द्वारा। 1919 के एक्ट के माध्यम से लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। यह पत्रिका जिसमें महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे चाहते थे कि संविधान ऐसा करे, कौन सी पत्रिका? ऑप्शन ए यंग इंडिया। डायरेक्ट प्रश्न बनता है, यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? तो महात्मा गांधी की पत्रिका है। ठीक है, यंग इंडिया पत्रिका में महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे चाहते थे कि संविधान ऐसा करे। गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग हिंदू समाज के उन लोगों के लिए किया जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने जाते थे। ठीक है, हरिजन शब्द का प्रयोग। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र का टीला किस राज्य में स्थित है? यह भी आपका 2019 का प्रश्न है। विश्वामित्र का टीला जो है किस राज्य में है? तो आपका हरियाणा राज्य में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार? इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसको। ऑप्शन बी सरदार पटेल पुरस्कार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए सरदार पटेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। गीता चोपड़ा पुरस्कार राष्ट्रीय वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है, गीता चोपड़ा पुरस्कार। और तिलक पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तिलक पुरस्कार। तीनों पुरस्कार ध्यान रखिएगा। और सरदार पटेल को और किस नाम से जाना जाता है? इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है सरदार पटेल को। अगला प्रश्न है, किस कार्यक्रम को यूनेस्को द्वारा मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में चिन्हित किया गया? तो किस कार्यक्रम को? ऑप्शन डी कुंभ मेला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंभ मेला को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में चिन्हित किया गया है। सूरज कुंड मेला कहाँ पे लगता है? ये हरियाणा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। और तार नेतर मेला कहाँ पे लगता है? ये गुजरात में। तीनों ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला, भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है? भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वेदांत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय दर्शन की
6 विचारधाराएं हैं, न्याय दर्शन, वैश्विक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, भारतीय दर्शन के ये 6 विचारधाराएं हैं। दोस्तों इसके अलावा हमने पॉलिटी और ज्योग्राफी के प्रश्नों को भी हमने किया है। अगर आप वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या मांग की थी? तो ऑप्शन सी, दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, ये पूछा जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये प्रश्न बनता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद की यह पुस्तक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का, तो इंडिया स्ट्रगल ये किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है। महात्मा गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक इंडिया डिवाइडेड। सारे इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ भी चुके हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? तो ऑप्शन सी, ध्रुपद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप है। ध्रुपद के निर्माता स्वामी हरिदास हैं। और गजल और कव्वाली के जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। और सूफियाना कलाम एक सूफी समारोह है। सूफियाना कलाम एक सूफी समारोह है, और गजल और कव्वाली के जनक अमीर खुसरो, और ध्रुपद के निर्माता कौन है? स्वामी हरिदास जी हैं। नेक्स्ट, चिराल किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? चिराल किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए पहले कौन आए थे? केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए पहले कौन आए थे? सभी को पता होगा, पुर्तगाली व्यापारी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल के व्यापारिक स्टेशन की शुरुआत सबसे पहले पुर्तगालियों ने की थी। ठीक है, सबसे पहले कौन पुर्तगाली भारत आया था? तो वास्को डी गामा आया था, 1498 ईस्वी में आया था, सभी को पता होगा। और प्रथम यूरोपीय भी था ये। अगला है, अंग्रेज व्यापारियों ने सबसे पहले सूरत को अपना व्यापारिक अड्डा बनाया, और डचों ने मुसलीपट्टनम को अपना पहला व्यापारिक स्टेशन बनाया, और फ्रांसीसियों ने सूरत को पहला व्यापारिक केंद्र बनाया। ये सब पहले व्यापारिक केंद्र हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? इंपॉर्टेंट है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन बी, राणा कुंभा ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। यह राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल के विचार पर जोर दिया? सुलह ए कुल के विचार पर जोर दिया किस मुगल सम्राट ने? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने जोर दिया था। ऑप्शन सी। बाबर की बात करें तो बाबर ने 1528 के चंदेरी के युद्ध के अवसर पर जिहाद का नारा दिया था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। और एक और युद्ध ध्यान रखिएगा, 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है। और अकबर की बात करें तो अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना भी की थी। ठीक है। अगला है, मुगल बादशाहों में हुमायूं ही एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? रॉलेट एक्ट भारत में कब? तो 1919 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट भारत में 1919 में लागू किया गया था। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जितने दिन तक
चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है। इसलिए इस कानून को बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया। बिना वकील बिना दलील का कानून किसे कहा गया? जो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था उसे कहा गया। और गांधी जी ने इस कानून को काला कानून भी कहा था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसी के विरोध में लोग जो है जालियांवाला बाग में जो है इकट्ठा हुए थे। वहां पे जो इसी बाद क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म किया? सती प्रथा को समाप्त किसने किया? तो ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब किया था? 1829 में। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसके प्रयासों से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने अपगत के सिद्धांत की शुरुआत की। लॉर्ड डलहौजी। कॉर्नवालिस की बात करें तो भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है कॉर्नवालिस, और इसे अस्थाई बंदोबस्त का भी जनक कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया था। अगला प्रश्न है, केसर सांगा है। केसर सांगा क्या है? तो ऑप्शन डी, तिब्बती महाकाव्य है केसर सांगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केसर सांगा तिब्बती महाकाव्य है। और तमिल महाकाव्य की बात करें, शिल्पाधिकारम, बहुत इंपॉर्टेंट है शिल्पाधिकारम, ये तमिल महाकाव्य है। कोंकणी महाकाव्य कौन सा है? तो कामोपवन। कामोपवन जो है ये आपका कोंकणी महाकाव्य है। और बांग्ला महाकाव्य तिलोत्तमा। तिलोत्तमा जो है बांग्ला महाकाव्य है। ठीक है, सारे महाकाव्य है, ध्यान रखिएगा। अगला, कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनाया गया था? औरंगजेब के बेटे आजम शाह के द्वारा कौन सा स्मारक? ऑप्शन सी, बीबी का मकबरा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो। बीबी का मकबरा औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया। और नीला गुम्बद दिल्ली में अब्दुल रहीम ए खान खाना ने बनवाया था। अब्दुल रहीम ए खान खाना, नीला गुम्बद, ठीक है, दिल्ली में है। बुलंद दरवाजा का निर्माण पूछा जाता है, ये अकबर ने करवाया था। कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा? पद्मावत जो है किसने लिखा? तो ऑप्शन ए, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अबुल फजल की बात करें तो इसने जो है क्या लिखा? अकबरनामा लिखा था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल भी है? कौन सा है? तो ऑप्शन डी, अंबर का किला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में अंबर का किला अपनी कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर भी है। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डैश में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो आपका दिसंबर 1931 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था द्वितीय। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। और कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। कांग्रेस, ध्यान रखिए, कांग्रेस जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ली थी, ठीक है, और गांधी जी ने प्रतिनिधित्व किया था। और प्रथम और दूसरे, पहला, दूसरे और तीसरे यानी तीनों में कौन भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, डेट ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अभी बताया था अकबर ने। ऑप्शन बी, अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने किसका निर्माण करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, जो आगरा में है। और शाहजहां ने ही लाल किले का भी निर्माण करवाया था, जो दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, जो देश स्थायी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था।
इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपने केसर ए हिंद, जुलू युद्ध पदक और लोअर पदक वापस कर दिया था। पूछा जाता है ये केसर ए हिंद की जो उपाधि मिली थी उसको वापस कर दिया था। 5 फरवरी 1922 का चौरी चौरा नामक स्थान पर एक भयानक घटना घट गई जिसमें गांधी जी ने शीघ्र आंदोलन को समाप्त कर दिया था। चौरी चौरा कहाँ पे? तो आपका गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, ये पूछा जाता है तो उसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ कहाँ पे हुआ था? कनाडा में 1930 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कनाडा में हुआ था। पहले इस खेल का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था। ब्रिटिश एम्पायर गेम था पहले इसका नाम। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से सिखों का कौन सा धार्मिक स्थल भारत में नहीं है? कौन सा धार्मिक स्थल सिखों का जो भारत में नहीं है? तो ऑप्शन डी ननकाना साहिब। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ननकाना साहिब भारत में नहीं है, बल्कि यह धार्मिक स्थल पाकिस्तान पंजाब प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान में है ये। नांदेड़ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। केसगढ़ साहिब पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। और पावरा साहिब ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ये जो ऑप्शन में दिया है उसके बारे में है। ठीक है, अगला प्रश्न है सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया? सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया? तो सत्य पर जोर दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्याग्रह शक्ति में सत्यता पर जोर दिया। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में चंपारण सत्याग्रह भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। और किसके बुलाव पे गए गांधी जी चंपारण गए थे? तो आपका राजकुमार शुक्ल के बुलाव पे गए थे। राजकुमार शुक्ल के बुलाव पे गए थे गांधी जी। चंपारण बिहार में है। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था? तो ये आपका अमृतसर पंजाब में। ऑप्शन डी कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था। 13 अप्रैल 1919। डेट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है डैश को ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था। बंगाल में भूमि का आकार विविध था। अंग्रेजों ने इसे एकड़ के लगभग 1/3 के रूप में मानकीकृत किया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीघा को ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम था। उपनिवेशी विरोधी आंदोलन यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एकता। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन बढ़ने का परिणाम एकता था। उपनिवेशी विरोध मतलब अंग्रेजों के विरोध। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, गोरखपुर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 5 अप्रैल 1922 को हुआ था। 5 अप्रैल 1922 में कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न है बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली डैश के दिमाग की उपज थी। दोहरी प्रणाली मतलब है द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन की बात हो रही है यहाँ पे। तो द्वैध शासन जो है ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में। ठीक है, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली लॉर्ड क्लाइव की दिमाग की उपज थी। द्वैध शासन की शुरुआत 1765 में हुई थी बंगाल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1893 में अस्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। और लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें 1772 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। ये दोनों प्रश्न ध्यान रखिएगा। शुरुआत किसने? लॉर्ड क्लाइव। और समाप्त किसने? लॉर्ड हेस्टिंग ने 1772 में। लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था? जजिया कर तो ऑप्शन बी गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था। ब्राह्मणों को इससे छूट मिलती थी, जबकि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। ये भी ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था?
तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और एक ऐसा कर था, धार्मिक कर था, जो गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया जाता था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और डैश खुदाई करने पर सामने आए। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई करने पर सामने आए। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट के बाएं तट पर स्थित है, रावी नदी पर के किनारे है ये। मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में है। अगला है, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, तो सीवी रमन को, ऑप्शन सी। सीवी रमन भारतीय भौतिक शास्त्री थे। अगला प्रश्न है, कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है, तो ऑप्शन सी। अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान, तो ऑप्शन ए, कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1900 कब से कब तक चला था, 1914 से 1918 तक। अगला है, आगा खां महल किस राज्य में स्थित है। आगा खां महल किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी। आगा खां महल महाराष्ट्र में स्थित है। इस महल को सुल्तान मोहम्मद आगा खां तृतीय ने 1892 में बनवाया था। अगला है, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्ष तक, लगभग 200 वर्षों तक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे डैश कहा जाता है, तो उसे धर्मनिरपेक्षवादी कहा जाता है, ऑप्शन ए। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे धर्मनिरपेक्षवादी कहा जाता है। किसी अन्य धर्म के विरोध में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें सांप्रदायिकता कहलाता है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। जो पुरुष के समान शैक्षिक और पेशेवर अवसर स्थापित करना चाहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें नारीवादी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री के प्रश्न खत्म हो चुके हैं। ठीक है, इसके आगे की वीडियो में हम ज्योग्राफी के आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।